हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होगा, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 25 की, जो कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसके अकॉर्डिंग आचरण करने और उसका प्रसार करने का अधिकार देता है और साथ ही साथ इस पे युक्तियुक्त यानी कि उचित प्रतिबंध भी लगाता है। इसके साथ ही आर्टिकल 25 ये उल्लेख करता है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा और हिंदू धर्म में जैन, बौद्ध और सिख सम्मिलित होंगे। फादर स्टेनिस्लास वर्सेस एमपी स्टेट केस 1977 में ये कहा गया कि धर्म के आचरण करने के अंतर्गत धर्मांतरण को भी समाहित किया गया है। लेकिन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में धर्मांतरण को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 26 की, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें सबसे पहले तो धार्मिक कार्यों या प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना या उनका पोषण करना व्यक्ति का अधिकार होगा। उसके बाद आर्टिकल 26 व्यक्ति को उसके धार्मिक कार्यों के प्रयोजन के लिए प्रबंध करने का अधिकार देता है। इसके बाद इस क्रम में आर्टिकल 27 को अगर हम देखें तो इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्सेस को पे करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनको किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किया जा रहा हो। हालांकि आर्टिकल 27 टैक्स को निषेध करता है लेकिन फ़ी को नहीं, यानी कि शुल्क लगाया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 27 के अंतर्गत ही यह उल्लेख किया गया है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किसी भी प्रकार का धन का खर्च नहीं करेगा। लेकिन यदि सभी धर्मों के समान उन्नति के लिए राज्य खर्च करता है पैसों को, तो उसे आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 28, जो कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, और इसमें ये उल्लेख किया गया है कि ऐसी संस्था जो कि पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जिन संस्थाओं को राज्य आर्थिक सहायता देता है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन उसे भी किसी पर बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो पूरी तरीके से प्राइवेट होती हैं या फिर राज्य द्वारा न तो वित्त पोषित हो, न किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त कर रही हो, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा को बाध्य भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पूरा डिस्कशन किया। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 को, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से रिलेटेड हैं। इस संबंध में आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों की संरक्षण की बात करता है और आर्टिकल 29 दो क्लॉजेस यानी कि आर्टिकल 29(1) एंड 29(2) में डिवाइडेड है, जिसमें क्रमशः यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिनकी अपनी लिपि, भाषा या संस्कृति है उसको बचाए रखने का अधिकार है। और दूसरा, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म, जाति, मूल, वंश आदि इन सब किसी भी आधार पर भेदभाव करके शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनके शिक्षण संस्थानों को खोलने और उन पर प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसी संबंध में आर्टिकल 31 के तहत ये प्रावधान है, धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को खोलने का
और उस पर प्रशासन करने का अधिकार होगा। उसके बाद आर्टिकल 32 में शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि संविधान में अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज़ के 2 आधार बताए हैं, पहला तो प्रांतीय और दूसरा देशीय, यानी कि जैसे राष्ट्र के स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक और अन्य धर्म अल्पसंख्यक हैं, उसी प्रकार से किसी प्रांतों जैसे कि पंजाब, बंगाल, असम, नागालैंड आदि में हिंदू बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल 29 एंड 30 में हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 31, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा यहाँ से हटा करके आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार के तौर पर शामिल है। तो इसलिए आर्टिकल 31 को हम फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल 32, जो कि संवैधानिक उपचारों की बात करता है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।